नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी अवैध संबंधों की एक ऐसी कहानी है जो आप सभी को हैरान कर देगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। जिला अलीगढ़ मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर थाना गोंडा क्षेत्र में एक गांव है विजरी। इस गांव में एक किसान परिवार है अंतर सिंह का। उसके परिवार में उसकी पत्नी कस्तूरी के अलावा 5 बेटे हैं। इनमें सबसे छोटा है जयकेंद्र। अंतर सिंह के तीसरे नंबर के बेटे को छोड़कर सभी बेटों की शादियां हो चुकी है। इसके बावजूद पूरा परिवार आज भी एक ही मकान में संगठित रूप से रहता है। अंतर सिंह का सबसे छोटा बेटा जयकेंद्र आंध्र प्रदेश में रेलवे में नौकरी करता है। लगभग 1.5 साल पहले उसकी शादी पुरा स्टेशन हाथरस निवासी फौजी रमेश चंद्र की बेटी प्रेमलता उर्फ मोना के साथ तय हो गई थी। मोना के पिता के सामने अंतर सिंह की कुछ भी हैसियत नहीं थी। ये रिश्ता जयकेंद्र की रेलवे में नौकरी लगने की वजह से हुआ था। अंतर सिंह ने समझदारी से काम लेते हुए जयकेंद्र की शादी से पहले अपने मकान के ऊपरी हिस्से पर एक हॉल नुमा बड़ा सा कमरा, बरामदा और रसोई बनवा दी थी ताकि दहेज में मिलने वाला सामान ढंग से रखा जा सके। साथ ही उसमें जयकेंद्र अपनी पत्नी के साथ रह सके। मई 2015 में जयकेंद्र और मोना की शादी हुई तो मानो के पिता ने दिल खोलकर दहेज दिया, जिसमें घर गृहस्थी का सभी जरूरी सामान था। मोना जब मायके से विदा होकर ससुराल आई तो अपने जेठ जेठानियों की हालत देखकर परेशान हो उठी। उनकी माली हालत ठीक नहीं थी। उसके समझ में नहीं आया कि उसके पिता ने क्या देखकर उसकी शादी यहाँ पर की है। मोना ने अपनी माँ को फोन करके वस्तु स्थिति से अवगत करवाया। माँ पहले से ही हकीकत तो जानती ही थी, इसीलिए उसने मोना को समझाते हुए कहा, तुझे उन सब से क्या लेना देना। छत पर तेरे लिए अलग मकान बना दिया गया है। तेरा पति भी सरकारी नौकरी में है तो वहां पर मौज कर। मोना माँ की बात मान गई। उसने अपने दहेज का सारा सामान ऊपर वाले कमरे में रखवा कर अपना कमरा सजा दिया। उस कमरे को देखकर कोई भी कह सकता था कि वह बड़े बाप की बेटी है। उसके हॉल नुमा कमरे में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और गैस वगैरह सब कुछ था। शादी के 15 दिन बाद जयकेंद्र मोना को अपने घर वालों के भरोसे छोड़कर नौकरी पर चला गया। पति के जाने के बाद मोना ने ऊपर वाले कमरे में न केवल अकेले रहना शुरू कर दिया, बल्कि पति के परिवार से भी कोई नाता नहीं रखा। अलबत्ता कभी कभार उसकी जेठानी के बच्चे ऊपर खेलने आते तो वह उनसे जरूर बोल बतिया लेती, वरना उसकी अपनी दुनिया खुद तक ही सिमटी हुई थी। उसकी जिंदगी में अगर किसी का दखल था तो वह थी दिव्या। जकिंदर के बड़े भाई की बेटी दिव्या रात को अपनी चाची मोना के पास सोती थी ताकि रात में उसे डर ना लगे, और इसके लिए जकिंदर ही उसे कह कर गया था। देखते ही देखते जकिंदर और मोना की शादी को 1-1.5 साल बीत गया। जकिंदर 10 दिन के लिए छुट्टी पर आता और वापस से काम पर लौट जाता। उसके जाने के बाद मोना खुद को अकेला ही महसूस करती। मोना को घर की जगह बाजार की चीजें खाने का शौक था। इसी के मद्देनजर उसके पति जकिंदर ने 1-2 बार नौकरी पर जाने से पहले उसे समझा दिया था कि जब उसे किसी चीज की जरूरत हो तो सोनू को बुलाकर बाजार से मंगवा लिया करे। सोनू जकिंदर के पड़ोसी का बेटा था जो किशोर अवस्था को पार कर चुका था। सालों से जकिंदर का करीबी दोस्त था। सोनू बिल्कुल बराबर वाले मकान में ही रहता था। मोना को वह भाभी कहकर पुकारता था। मोना ने शादी में सोनू की भूमिका देखी थी। वह तब ही समझ गई थी कि वह उसके पति का खास ही होगा। जकिंदर के जाने के बाद सोनू जब चाहे मोना के पास चला जाता। नीचे घर की महिलाएं या पुरुष नजर आते तो वह छज्जे से कूद जाता। दोनों आपस में खूब हंसी मजाक करते। मोना तेज तर्रार थी और थोड़ी मुंहफट थी। कई बार वह सोनू से द्व्यर्थी शब्दों में भी मजाक कर लेती थी। सोनू कोई बच्चा तो था नहीं और ना ही वह गंवार था
जो मोना के दिल की मंशा ना समझ पाता। और एक दिन उसने बिना देर लगाए आगे बढ़कर मोना को अपने बाहों में भर लिया और थोड़ी ही देर में देवर भाभी का रिश्ता ही बदल दिया। उसके बाद जब मोनू वहां से बाजार के लिए निकला तो बहुत खुश था। मन में कई महीनों की पाली उसकी मुराद पूरी हो गई थी। दरअसल जब से मोना ने उसे इशारों इशारों में रिझाना शुरू किया था, तभी से वह उसे पाने की कल्पना करने लगा था। उसने आगे कदम नहीं बढ़ाया तो केवल करीबी रिश्तों की वजह से, लेकिन आज मोना ने खुद ही सारे बंधन तोड़ डाले। धीरे धीरे मोना और सोनू का प्यार परवान चढ़ने लगा। मोना को सास ससुर जेठ जेठानी किसी का डर नहीं था। वह परिवार से अलग और अकेली रहती थी। पति परदेश में नौकरी करता, बाल बच्चा कोई था नहीं। बच्चों के नाम पर सबसे बड़ी जेठ की 14 वर्षीय बेटी दिव्या ही थी, जो रात को मोना के साथ सोती थी। वह भी इसीलिए क्योंकि जाते वक्त मोना का पति बड़े भैया से कह कर गया था कि मोना अकेली है, दिव्या को रात में सोने के लिए मोना के पास भेज दिया करे। तभी से दिव्या रात में मोना के पास सोती थी। सुबह को चाय पीकर दिव्या अपने घर आ जाती और स्कूल जाने की तैयारी करने लगती। उसके स्कूल जाने के बाद मोना 4 से 5 घंटे के लिए फ्री हो जाती। इस बीच वह शरारती देवर सोनू को घर बुला लेती। स्कूल से आने के बाद दिव्या कभी चाचे के घर आ जाती तो कभी अपने घर रहकर काम में माँ का हाथ बटाती थी। मोना भी सोनू के प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी। वह चाहती थी कि दिन ही नहीं बल्कि पूरी रात सोनू के साथ गुजारे। शाम ढल चुकी थी। अंधेरे ने चारों ओर पंख पसारने शुरू कर दिए थे। दिव्या को उसकी माँ मंजू ने कहा, जब चाचे के पास जाए तो किताबें साथ ले जाना और वहीं पर पढ़ लेना। दिव्या ने ऐसा ही किया। दिव्या चाचे के घर पहुंची तो दरवाजे के किवाड़ भिड़े हुए थे। वह धक्का मारकर अंदर चली गई, लेकिन अंदर जब चाचे दिखाई नहीं दी तो वह चाचे को ढूंढते हुए उनके कमरे में जा पहुंची। कमरे में अंदर का दृश्य देखकर वह सन्न रह गई। वहां बेड पर सोनू और मोना नीवस एक दूसरे से लिपटे पड़े थे। दिव्या इतनी भी अनजान नहीं थी कि कुछ समझ ना सके। वह सब कुछ समझकर बोली, चाची ये क्या गंदा काम कर रही हो। आज सुनते ही सोनू पलंग से अपने कपड़े उठाकर भाग गया। मोना भी उठकर साड़ी पहनने लगी। फिर मोना ने दिव्या को बाहों में भरते हुए पूछा, दिव्या तुमने जो भी देखा किसी से कहोगी तो नहीं। जब तुम्हारे चाचा घर आएंगे तो मैं ही उन्हें सब कुछ बता दूंगी। और उस दिन ये बात आई गई हो गई। लेकिन 26 दिसंबर 2016 की सुबह गांव के कुछ लोगों ने गांव के ही गजिंदर के खेत में 14 वर्षीय दिव्या की गर्दन कटी लाश पड़ी देखी तो गांव भर में शोर मच गया। आनन फानन में ये खबर दिव्या के पिता ओम प्रकाश तक भी पहुंच गई। उसके घर में कोहरम मच गया। आनन फानन में ये खबर दिव्या के पिता ओम प्रकाश तक पहुंची। उसके घर में कोहरम मच गया। परिवार के सभी लोग रोते बिलखते, जिनमें मोना भी शामिल थी, घटनास्थल पर पहुंचे। बेटे की लाश देखकर दिव्या की मां का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। किसी ने इस घटना की सूचना थाना गोंडा पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही गोंडा थाना प्रभारी सुभाष यादव पुलिस टीम के साथ गांव पिंजरे के लिए रवाना हो गए। तब तक घटनास्थल पर गांव के सैकड़ों लोग एकत्र हो चुके थे। थाना प्रभारी ने भीड़ को अलग हटाकर लाश देखी। तत्पश्चात उन्होंने इस हत्या की सूचना अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी दे दी और प्रारंभिक कार्यवाही में जुट गए। थोड़ी देर में एसपी ग्रामीण संकल्प शर्मा और क्षेत्र अधिकारी पंकज श्रीवास्तव भी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर जा पहुंचे। लाश के मुआयने से पता चला कि दिव्या की हत्या उसके खेत में नहीं की गई थी, क्योंकि लाश को वहां तक घसीट कर लाने के निशान साफ नजर आ रहे थे। मृत दिव्या के शरीर पर चाकू के कई घाव मौजूद थे। जब जांच की गई तो जहां लाश पड़ी थी वहां से 300 मीटर दूर पुलिस को डालचंद के खेत में हत्या करने के प्रमाण मिल गए।
डालचंद के खेत में लाल चूड़ियों के टुकड़े, कान का एक टॉप्स और एक जोड़ी लेडीज चप्पल के साथ खून के कई निशान मिले। जांच चल ही रही थी कि डॉग स्क्वाड के अलावा फॉरेंसिक विभाग के प्रभारी के मौर्य भी अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। घटना स्थल से बरामद कान के टॉप्स और चप्पलें मृतका दिव्या की थी, जबकि लाल चूड़ियों के टुकड़े उसके नहीं थे। इससे ये बात साफ हो गई थी कि दिव्या की हत्या में कोई औरत भी शामिल थी। डॉग टीम में आई स्पिनर डॉग गुड्डू लाश और हत्या स्थल को सूंघने के बाद सीधा दिव्या के घर जा पहुंची। इससे अंदेशा हुआ कि दिव्या की हत्या में घर का ही कोई व्यक्ति शामिल रहा होगा। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पंचनामा भरकर दिव्या की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अलीगढ़ भिजवा दिया। पूछताछ में दिव्या के परिवार से किसी की दुश्मनी की बात सामने नहीं आई। अब सवाल ये था कि दिव्या की हत्या किसने और किस मकसद के तहत की थी। हत्या का ये मुकदमा उसी दिन थाना गोंडा में अज्ञात के खिलाफ दर्ज हो गया। पोस्टमार्टम के बाद उसी शाम दिव्या का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। दूसरे दिन थाना प्रभारी ने महिला सिपाहियों के साथ पिंजरे गांव जाकर व्यापक तरीके से पूछताछ की। दिव्या की तीनों चाचियों से भी पूछताछ की गई। सुभाष यादव अपने स्तर पर पहले दिन ही दिव्या की हत्या की वजह के तथ्य जुटा चुके थे। बस मजबूत साक्ष्य हासिल करके हत्यारों को पकड़ना बाकी था। दिव्या की सबसे छोटी चाची मोना से जब चूड़ियों के बारे में सवाल किया गया तो उसने बताया कि वह चूड़ी नहीं पहनती, लेकिन जब तलाशी की गई तो उसके बेड के पीछे से लाल चूड़ियां बरामद हो गई, जो कि घटना स्थल पर मिले चूड़ियों के टुकड़े से पूरी तरह मेल खा रही थी। सुभाष यादव का इशारा पाते ही महिला पुलिस ने मोना को पकड़कर जीप में बैठा लिया। पुलिस उसे थाने ले आई। थाने में थाना प्रभारी सुभाष यादव को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। मोना ने हत्या का पूरा सच खुद ही बयां कर दिया। सच सामने आते ही बिना देर किए गांव जाकर मोना के प्रेमी सोनू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सोनू के अलावा नगला मोनी के रहने वाले मनीष को भी धर दबोचा गया। दोनों को थाने लाकर पूछताछ के बाद हवालात में डाल दिया गया था। पूछताछ में मोना के साथ उसके प्रेमी सोनू व उसके दोस्त ने जो कुछ बताया वह कुछ इस प्रकार था। दिव्या ने सोनू को मोना के साथ शारीरिक संबंध बनाते देख लिया था। उसने चाचा के घर लौटने पर उसे सब कुछ बता देने की बात भी कही थी। उस समय बात खत्म जरूर हो गई थी, फिर भी डर यही था कि बाल बुद्धि की दिव्या ने अगर ये बात जकिंदर को बता दी तो उसका क्या हश्र होगा। इसी से चिंतित मोना व सोनू ने योजना बनाई कि जकिंदर के आने से पहले दिव्या की हत्या कर दी जाए। दिव्या हर रोज मोना के साथ ही सोती थी और आज सुबह चाची के साथ दौड़ लगाने जाती। कभी कभी वह दौड़ने के लिए वहीं रुक जाती, जबकि मोना अकेले ही घर लौट आती। दिव्या को दौड़ का शौक था, ये बात घर के सभी लोग जानते थे। इसीलिए हत्या में मोना का हाथ होने की संभावना नहीं मानी जाएगी। ये सोचकर मोना ने सोनू के साथ योजना बना डाली, जिसमें सोनू ने दूसरे गांव के रहने वाले अपने दोस्त मनीष को भी शामिल कर लिया। 26 दिसंबर को सोनू व मनीष पहले ही वहां पहुंच गए थे। मोना दिव्या को लेकर जब डालचंद के खेत के पास पहुंची तो घाट में बैठे सोनू और मनीष ने दिव्या को दबोचकर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। दिव्या ने बचने के लिए मोना का हाथ पकड़ा, जिससे उसके हाथ से 2 चूड़ियां टूटकर वहीं गिर गई। हत्यारे उसे खींचकर खेत में ले गए, जहां गर्दन काटकर उसकी हत्या कर डाली। इसी छीना झपटी में दिव्या के कान का एक टॉप्स भी वहीं गिर गया और चप्पलें भी पैरों से निकल गई थी। दिव्या की हत्या के बाद ये लोग लाश को खींचते हुए लगभग 300 मीटर दूर गजेंद्र के खेत में ले गए। इसके बाद सभी अपने अपने घर चले गए। हत्यारा कितना भी चतुर हो, फिर भी कोई न कोई सबूत छोड़ ही जाता है, जो पुलिस के लिए जांच की अहम कड़ी बन जाता है। ऐसा ही साक्ष्य मोना की चूड़ियां बनी, जिसने पूरे केस का पर्दाफाश कर दिया।
तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।